अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप साहब सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला सबको आप खुश भी रखे, बाश भी रखे, आपको आपके घर वालों को महफूज रखे। आज सेकेंडरी क्लास के फर्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा सेकेंडरी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हमारे ज़हन में सवाल ये राइज होता है, व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहली चीज़ हम जाते हैं इसके वर्डिंग पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं पुत्र, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। एक जो वर्ड है वो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रो, और सेकंड जो वर्ड आ जाता है पुत्र वो आपके पास क्या है, स्टैटिक। इलेक्ट्रो से मुराद पुत्र आपके पास क्या है, चार्ज, और स्टैटिक से क्या मुराद है बेटा, रेस्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि चार्ज को जो हम रेस्ट की फॉर्म में स्टडी करते हैं उसको हम सिंपल किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। लेकिन अब सवाल राइज हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इस चार्ज रियली एट रेस्ट, क्या जो चार्ज है वो वाकई रेस्ट की फॉर्म में होता है? क्या कभी हमने ऐसा देखा है कि चार्ज एक जगह रुका हो, एक जगह स्टेशनरी हो, जस्ट लाइक जैसे ये आपके पास व्हाइट बोर्ड है। तो हमने कहा हम चार्ज की बात करें तो हम देखते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। चार्ज की बात करें तो हम देखते हैं किसको बेटा, प्रोटॉन को। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ चार्ज की रेस्ट मोशन से क्या मुराद है? तो यहाँ इसका आंसर ये है कि चार्ज एक्चुअली नॉट गेट एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन। चार्ज की रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन नहीं होती। होता एक्चुअली में क्या है कि चार्ज जो है एक स्पेसिफिक पाथ में मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से, और उस स्पेसिफिक पाथ में उसकी मोशन क्या होती है, बाउंड होती है। और हम ऐसा ही कहते हैं कि जो चार्ज की बाउंड मोशन है उसको सिंपल हम किसका नाम दे देते हैं बेटा, रेस्ट का। या चार्ज की बाउंड मोशन को हम किसका नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। आप एक रूम के अंदर है, रूम के अंदर बेशक मूव भी कर रहे हो लेकिन आपकी मोशन क्या होगी, बाउंड होगी, और आप उस बाउंड मोशन को आप क्या कहेंगे, रेस्ट की कह देंगे। और यहाँ पर भी चार्ज भी एक एटम के गिर्द मूव कर रहा होता है, एक न्यूक्लियस में मूव कर रहा होता है, उसकी मोशन क्या होती है, बाउंड होती है, और उस बाउंड मोशन को हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। अब इसी से आगे चले तो कहता है इन यूनिवर्स ऑल द मटेरियल आर फॉर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिवर्स के अंदर की बात करें, जितने भी मटेरियल बने हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से बने हो। कैसे? कहता है अगर हम बात करें सिंपल एक एटम की, तो एक एटम बनता है न्यूक्लियस और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसलिए आपस में मिले हुए क्योंकि इनके दरमियान क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एटम बना हुआ है किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और जब दो एटम मिलते हैं तो पुत्र आपको पता है वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और जब दो एटम मिलेंगे वो मिलते क्यों है, ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो भी किस वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बन रहा है। और जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे तो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, कंपाउंड, और मॉलिक्यूल भी किस वजह से मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन भी क्या बना रहा है बेटा, कंपाउंड बना रहा है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और कंपाउंड जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट मिलकर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब जितने भी मटेरियल जो है वो आपके पास किस वजह से मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बन रहे हैं। तो इसका मतलब जिस यूनिवर्स के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट, जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर है वो किस वजह से है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। तो इसका मतलब यहां से हमने क्या कर लिया, हमने मजीद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस कर लिया। ये तो जस्ट किसका तारफ था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब एक्चुअल बात पे आते हैं। हमने कहा कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट इज मीन बाय चार्ज। चार्ज किस बला का नाम है, चार्ज है क्या? तो चार्ज बेसिकली क्या है पुत्र? हमने जो लोअर क्लास में पढ़ा है हमने चार्ज के वाले से तो जस्ट ये पढ़ा हुआ है कि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन है क्या, डेफिनेशन क्या है चार्ज की? तो चार्ज सिंपल पुत्र क्या, अगर चार्ज को हम डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे एनी स्पीशीज which having ability to attract and repel is known as charge। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर ये एबिलिटी आ जाए कि वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो वो क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। मतलब क्या है इससे, मतलब इससे मुराद ये मार्कर आपके पास सामने आपके मौजूद है।
अगर इसके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि ये अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, चार्ज कहलाएगा। या ये आपके पास पुत्र है डस्टर है, अगर इसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा, चार्ज कहलाएगा। सिमिलरली कोई और भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है, वो सिंपल आपके पास क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। अब चार्ज जो है दो तरह के हैं। हमने पोजीशन में क्या लिया, एज्यूम किया इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव। सेम चार्जेस जो है रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और चार्जेस को सबसे पहले अगर किसी ने डिस्कस किया है वो कोलम साइंटिस्ट था, एक मिलिट्री इंजीनियर था, उसने सबसे पहले 1874 में चार्जेस को डिस्कस किया। उसने नंबर ऑफ चार्जेस को इकट्ठा करके देखा और उनके दरमियान फोर्स को स्टडी किया। रुकते हैं। अच्छा, कोलम ने ला दिया था, उसने ला दिया चार्जेस को, उसने इकट्ठे करके देखा तो उसने देखा कि फोर्स क्या हो रही है ज्यादा, दूर करके देखा तो फोर्स क्या हो रही है कम। उसी से उसने एक ला दिया जिसको हम नाम देते हैं कोलम ला का। तो कोलम ला हमारे पास पहला टॉपिक है, एग्जाम में भी पुत्र एक दफा आया हुआ है तो इस लिहाज से इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, हमने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कोलम ला। स्टेटमेंट क्या है कोलम ला की, कोलम ने ये कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them। कोलम ने ये कहा कि दो अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो उनके प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके दरमियान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब चार्जेस अगर ज्यादा हो रहे हैं तो फोर्स क्या हो रही है, ज्यादा। चार्जेस दूर हो रहे हैं तो फोर्स क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट तो मैंने बता दी, मैं मैथमेटिकल फॉर्म पे आता हूं तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं यूं करूंगा कि सपोज हमारे पास दो चार्ज है, Q1 है, दूसरा चार्ज है बेटा Q2। इन चार्जेस की बात करें तो इन चार्जेस के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है r, फोर्स इनके दरमियान क्या है, F। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू कोलम ला तो कोलम क्या कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये हुआ कि फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये कॉलम ये बता रहा है कि फोर्स जो है इनके दरमियान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया कॉलम ला आपके पास। मजीद में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं, देखिएगा। जब मैं यहां से मैंने कहा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अवर R स्क्वायर, यहां से मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हटाऊं तो साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां से फॉर्म जो बन जाएगी F इक्वल टू कांस्टेंट के Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। बेटा के क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बेटा हम किसका नाम देते हैं, कॉलम कांस्टेंट का नाम देते हैं। और जो के है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन चार्जेस और दूसरा ये डिपेंड करता है फोर्स, चार्ज और आर की यूनिट पे। मतलब के की डिपेंडेंस दो चीजों पे आ गई, एक तो आ गई मीडियम बिटवीन चार्जेस। मीडियम बिटवीन चार्जेस मतलब चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है, आया कि चार्जेस के दरमियान हमने पानी रखा है, आया चार्जेस के दरमियान हमने रबर रखी है, कोई पेपर रखा है, या चार्जेस के दरमियान एयर है। तो पहली चीज इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा यूनिट क्या है, किसकी यूनिट, यहाँ क्वांटिटीज कौन सी है, एफ क्यू एंड आर की यूनिट कौन सी है। आगे इसी के लिहाज से बेटा बता रहा है अगर ऐसा हो कि चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है बेटा, मीडियम है वो हो फ्री स्पेस, मतलब कोई चीज ना हो, या मीडियम हो एयर, बात एक ही है, फ्री स्पेस है या एयर है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्री स्पेस है, चार्ज के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, या एयर है, और एफ क्यू एंड आर की यूनिट्स जो है वो यूनिट्स एफ क्यू एंड आर की पुत्र क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, उस वक्त के की वैल्यू हो जाएगी के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई आपसे पूछे कि के की वैल्यू कब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, तो आप बताएंगे कि जब मीडियम होगा फ्री स्पेस, जब यूनिट होंगी एफ और आर की एसआई, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। और ये किसके गल होता है बेटा, पढ़ा हुआ है 9th क्लास 10th क्लास में, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कॉलम स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं मजीद किसकी, मैं मजीद अगर बात कर लेता हूं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं, एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट को बेटा हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट known as permittivity of free space. What does it means? मतलब ये फ्री स्पेस में हमें ये बताता है कि हाउ मच चार्जेस आर परमिट टू अट्रैक्ट एंड रिपेल, हाउ मच चार्जेस आर अलाउड टू अट्रैक्ट एंड रिपेल। और एप्सिलॉन नॉट की बेटा जो वैल्यू है, जो है इसकी वैल्यू ये है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कॉलम स्क्वायर आवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो बात हमने कर ली किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, और के भी हमने बात कर ली। अब कॉलम यहां से क्या बन सकता है, कॉलम की अगर हम बात करें कॉलम फोर्स बन जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। ये किसके बारे आ गई है बेटा, सिंपल कॉलम लॉ की। अब मजीद अगर हम कहें तो आपको बता रहे हैं आगे मजीद बुक के अंदर, कहता है कॉलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। जो कॉलम फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। कैसे म्यूचुअल फोर्स है, एक्सप्लेन कर रहा है यूं। म्यूचुअल फोर्स इसलिए हाथ से है, कहता है अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आ जाता है Q1 और दूसरा चार्ज सपोज आपके पास पुत्र क्या है Q2 है, तो देखें Q1 सपोज Q2 पर फोर्स लगा रहा है, और जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या लेते हैं F21, मतलब चार्ज 1 exerting a force on charge second that is represented by F21। और इस फोर्स को हम यू रिप्रेजेंट कर लेंगे F21 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। बेटा ये R21 है, ये यूनिट वेक्टर है, ये जस्ट किसको शो करता है बेटा, डायरेक्शन को, और ये बता रहा है कि Q1 लगा रहा है Q2 पे। और एज अ रिएक्शन ऐसी बात है, Q1 ने अगर Q2 पर लगाई है तो Q2 कहां रहेगा, तो Q2 भी क्या करता है एज अ रिएक्शन Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है, और Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाता है वो सिंपल आपके पास क्या है F12, और F12 है। और अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं F12 को तो मैं यूं लिखूंगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि F21 एंड F12 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इनको यूं हम लिख सकते हैं कि F12 इक्वल बट अपोजिट F21, तो ये माइनस साइन शो करा, दोनों की क्या है डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कॉलम फोर्स आपके पास कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है। पहले हमने देखा कि हमने मीडियम रखा फ्री स्पेस, फिर हमने क्या देखा कॉलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। अब हम क्या करते हैं कॉलम फोर्स को डिस्कस करते हैं व्हेन मीडियम इज इंसुलेटर। डिस्कस कॉलम फोर्स व्हेन मीडियम इज इंसुलेटर। अब हम कहते हैं कि जब मीडियम आपके पास क्या हो, इंसुलेटर हो, तब आप डिस्कस करें कॉलम फोर्स को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंसुलेटर से क्या मुराद है बेटा, इंसुलेटर से मुराद है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर एक ही चीज है। तो इंसुलेटर बेसिकली वो मटेरियल जिनमें से चार्ज नहीं फ्लो कर सकते, जिनके चार्जेस बाउंड होते हैं, उनको कहते हैं इंसुलेटर। और इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक। तो कहते हैं दो चार्ज के दरमियान अगर हम कोई इंसुलेटर प्लेस करें, दो चार्ज के दरमियान सपोज वुड प्लेस कर लें, दो चार्जेस के दरमियान हम कोई क्या करें पेपर प्लेस कर लें, तो कह रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान जब मीडियम इंसुलेटर आएगा तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी एक फैक्टर के लिहाज से। उस फैक्टर को हम किसका नाम देंगे, एप्सिलॉन आर का। और इस एप्सिलॉन आर को हम क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब ये कह रहा है कि व्हेन मीडियम बिटवीन चार्जेस इंसुलेटर the electrostatic force between the charges decreases by a factor epsilon r, and epsilon r is known as relative permittivity of free space. And at that time value of k become k is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r. सिंपल k पहले क्या था 1/4 pi epsilon naught था, उसके साथ साथ में क्या आ जाएगा बेटा, epsilon r आ जाएगा। और ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट है। सपोज अगर मैं बात करूं एयर की, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो है 1.006।
सपोज मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 78.5, और साथ में किसी और मटेरियल की बात करूंगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू इस लिहाज से क्या हो जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी, मीडियम टू मीडियम डाइवर्ट करेगी। और एप्सिलॉन आर को अगर मैं डिफाइन करूं तो एप्सिलॉन आर को बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और देयर इज नो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं है। क्यों? बिकॉज एप्सिलॉन आर की अगर हम डेफिनेशन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, कॉलम फोर्स इन वैक्यूम टू द कॉलम फोर्स इन मीडियम। पुत्र आपसे कोई पूछ ले कि बताएं कि एप्सिलॉन आर आपके पास उसकी क्या यूनिट है, तो कोई यूनिट नहीं है। क्यों? तो आप कहेंगे बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ कॉलम फोर्स इन वैक्यूम टू द कॉलम फोर्स इन मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन आ गई। और इस वक्त फोर्स क्या बन जाएगी, जब मीडियम इंसुलेटर होगा, एफ मीडियम इसको क्या लेता हूं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, इंटू Q1 Q2 अवर आर स्क्वायर। ये कॉलम फोर्स आ गई है पुत्र। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको साथ साथ कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।